Very good evening to all the CA Inter students out there. I hope you are doing good. And I'm assuming that you have watched my last lecture, in which I've started the series from the chapter Audit Evidence. And before proceeding ahead for the today's class, let me brief you about the flow. First, we will cover up Essay 505 today. And then we will practice the questions from ICA study material and the RTPs of the last two attempts. एंड उसमें हम वो वाली क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो टॉपिक हमने कल कवर कर लिए हैं. सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज look and study the topics which I have covered yesterday, because it was very detailed and I have explained the topics in a very detailed manner, and then you will be easily able to answer the questions in a very conceptual way. उसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है फिर उसके बाद हम रिज्यूम करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चंस, राइट. सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ द टुडेज क्लास. एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि एमसीक्यूज एंड जो आपका आईसीए का एसएम है उसको साथ साथ कवर अप करते जाओ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई हैव 3 big news for you that I will disclose at the end of the class. So please stay active during the class, and please pay attention to the concepts and please pay attention to the questions also, right. So let's begin it. तो पहला इसमें जो आज हम कवर कर रहे हैं, so that will be the essay 505 which is the external confirmations. तो जो ऑडिट एविडेंस होता है, लाइक वी हैव यस्टरडे स्टडीड अबाउट इट, कि ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए. तो इट शुड बी रिलायबल, राइट. एंड वो रिलायबल कब हो सकता है? जब वो डायरेक्टली ऑडिटर को मिलाओ. कहाँ से मिलाओ? एक इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलाओ और इन अ रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिलाओ. सो दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो एविडेंस है दैट इज रिलायबल एविडेंस, राइट. और उसमें हमने जब फैक्टर्स कंसिडर करे थे तो उसमें हमने देखा था कि डायरेक्टली ऑडिट कहाँ से ले सकता है, तो ऑडिट एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकता है. तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ द फैक्टर थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन द रिलायबल ऑडिट एविडेंस, राइट. अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर आईसीए ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है विच इज कॉल्ड एसए 505 और उसका नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिसमें उन्होंने प्रोसीजर्स बता रखे हैं टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस, right. So what is this standard all about? This standard is all about the procedures that auditor will perform to obtain the audit evidences from the external sources. So what is the definition? तो अब मैं इसको आपको साथ साथ याद करा दी जाऊंगी. प्लीज पे अटेंशन टू इट. आपको दोबारा उसको पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी लर्न करने में, ठीक है. तो ऑडिट डेफिनेशन जब आती है external confirmation, again it is important for you to study each and everything in a deep manner, because आपको नहीं पता कब MCQ कहाँ से उठ के आ जाएगा. So this is audit evidences which is obtained, ठीक है. तो आप क्या ले रहे हो? ऑडिटर क्या ले रहा है? ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ले रहा है, ठीक है. किस फॉर्म में ले रहा है? ऑडिट एविडेंसेस obtained as a direct written response. Whenever you are taking the external confirmation, तो आप या वो मेल पे लेते हो या आप किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेते हो थ्रू पोस्ट और थ्रू समथिंग एल्स, तो वो आपका डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपकी ऑडिटर हूँ. अगर मैंने आपसे कुछ मांगा तो जो आपने मुझे दिया इन अ रिटन रिस्पॉन्स, सो दैट इज द ऑडिट एविडेंस फॉर मी, राइट. सो दैट इज द रिटन जो आपके पास चीज आती है ऑडिटर के पास, उसको हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंसेस as a direct response to the auditor from the third party. So you are the third party, ठीक है. आप डेटर हो, मेरे क्लाइंट एक अलग है. फॉर एग्जाम्पल, ए इज माई क्लाइंट, डी इज द डेटर एंड मैं एन हूँ हु इज द ऑडिटर. सो फॉर मी यू आर द थर्ड पार्टी, क्योंकि ये तो मेरा क्लाइंट है एंड मैं आपसे डायरेक्ट कंफर्मेशन ले रही हूँ, तो यू आर माई थर्ड पार्टी. सो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपको थर्ड पार्टी से एविडेंस मिला है इन अ रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है? या तो वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, या वो पेपर फॉर्म होगी, या वो अदर मीडियम होगा. सो दिस इज वेरी सिंपल टू रिटेन कि ऑडिटर की एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब है कि जो भी ऑडिट एविडेंसेस आपको मिले हैं, तो व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंसेस, in which form you have obtained in a written response. This is the form, no, कि ये कौन सी फॉर्म में आया है आपके पास? ये रिटन फॉर्म में आया है. किसको आया है? टू whom? ऑडिटर को आया है. फ्रॉम whom? एक्सटर्नल पार्टी से आया है. एंड फॉर्म को आप इसमें भी कवर अप कर सकते हो, राइट.
सो दिस इज WFWW, ठीक है। तो क्या मिला है आपको? ऑडिट एविडेंसेस। आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम द फॉर द लास्ट टाइम। ऑडिट एविडेंसेस कहाँ से किस फॉर्म में आया? रिटन फॉर्म में आया। रिटन फॉर्म कैन बी पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर फॉर्म। किसको आया? ऑडिटर को आया। किससे आया? थर्ड पार्टी से आया, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस। एंड अब जब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसी को भेज रहे हो, मैंने आपको बोला कि मुझे इस चीज की कंफर्मेशन दे दो, ठीक है, इस चीज की कंफर्मेशन दे दो में आप मुझे दो तरीके से रिस्पॉन्स करोगे, या तो आप मुझे रिस्पॉन्स कर दोगे या आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करोगे। तो इसलिए बोला जाता है कि टू टाइप्स की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती हैं। सो द फर्स्ट इज द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इन विच द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। वो उस पॉजिटिव कंफर्मेशन के रिक्वेस्ट में आपके पास रिप्लाई आएगा ही आएगा, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर द कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्रीज। वो दोनों केसेस में आपको रिस्पॉन्ड करेगी। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की एटलीस्ट हमारे पास रिप्लाई तो आएगा ही, ठीक है। टू रिप्लाई इन ऑल द केसेस एंड इट इज मोर रिलायबल। एंड कभी कभी क्या होता है, इसमें रिलायबिलिटी इसका क्यों बोला, इसका एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरे को बैलेंस शीट में 5 लाख का बैलेंस नजर आ रहा है और मैंने आपको उस बैलेंस को लिख के बोला है कि अच्छा मुझे कंफर्म कर दो कि आपके पास ये बैलेंस है, इतना ही है आपका बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने बोला येस इतना ही है। मे बी आपने ध्यान से देखा ही नहीं, मे बी आपने को लगा कि अच्छा ठीक है मुझे तो येस नो लिख रहा है, मैंने उसको कंफर्म कर दिया। तो समटाइम्स टू इंश्योर मोर रिलायबिलिटी व्हाट ऑडिटर डू, वो ब्लैंक छोड़ देता है, वो बैलेंस के कॉलम को ही ब्लैंक छोड़ देता है। ही लेट अदर पार्टी डिसाइड कि अच्छा उसका बैलेंस इतना है। डिसाइड इन द सेंस कि अदर पार्टी लिख के देगी कि मेरा बैलेंस इतना है। समझ आया? तो एक केस हमारे पास होता है कि मैंने आपको 5 लाख रुपीस का बैलेंस लिख के दिया, आपने मुझको उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया कि बताओ ये सही है, मतलब कि ये बैलेंस इतना है, ठीक है। दूसरा केस है कि मैंने आपको लिख के ही नहीं दिया बैलेंस, मैंने आपको ब्लैंक दे दिया और फिर मैंने आपको बोला कि आप इसमें मुझे फिल करके दे दो कि आपका बैलेंस कितना है। सो दिस इज द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इन विच द पार्टी रिस्पॉन्ड्स एंड इन विच द पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर वेदर द कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्रीज। दूसरा केस हमारे पास आता है नेगेटिव कंफर्मेशन का, जहां पे रिस्पॉन्स तभी आएगा जब पार्टी डिसएग्री करेगी। अगर पार्टी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको ये ज्यूम कर लेना है कि वो जो मैंने लिख के दिया है, ठीक है, वो बैलेंस करेक्ट है क्योंकि उसने डिसएग्री नहीं करा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन में यही फर्क है कि वो उसमें पॉजिटिव में दोनों केसेस में आपको रिप्लाई आएगा, whereas in negative confirmation they will reply only if the party disagrees, ठीक है। एक होता है नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब होता है फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। तो नॉन रिस्पॉन्स, अब क्योंकि पॉजिटिव कंफर्मेशन में तो आपको रिस्पॉन्स आना ही आना है, बट अगर उसका भी फेलियर हो गया सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन रिस्पॉन्स, जहां पे आपको रिस्पॉन्स आया ही नहीं है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पार्ट इज द कंट्रोल्स, कि आपको कैसे कंट्रोल्स लगाने हैं टू इंश्योर कि मुझे एक्सटर्नल पार्टी को कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स आपने जो है अप्लाई करने हैं, उसके ऊपर आपको कौन कौन से कंट्रोल्स लगाने हैं, कौन कौन सी चीजें आपको एग्जैक्टली देखनी है कि मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। सो द टॉपिक इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू obtain द ऑडिट एविडेंसेस। की ऑडिटर ऐसे किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं भेज देगा। He has to see so many factors, he has to consider different things before sending request to anyone, ठीक है। तो ऐसे ICAI ने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो आई हैव सेलेक्टेड द कीवर्ड्स हेयर। सो अगर आपको ये भी चीज, ये 4 पॉइंट्स में याद रहेंगे ना, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड इसमें ICAI का क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट वी विल डिस्कस, अभी इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म। सेकंड इज सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। ऐसा नहीं है ना कि आप किसी को भी दे दो, कि अगर कोई डेटर का बैलेंस है या क्रेडिटर का बैलेंस है, आपको किसी से कंफर्म करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि मैं उसी बंदे को रिक्वेस्ट भेजूं जिसको नॉलेज है डेटर के बैलेंस की, जिसको नॉलेज है क्रेडिटर के बैलेंस की। ऐसे में किसी को भी नहीं भेज सकता, या किसी भी डोमेन के किसी भी बंदे को नहीं भेज सकता, राइट।
एंड उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपने खाली रिक्वेस्ट भेज दी और उसके बाद आप बिल्कुल बैठ गए, आपने कोई फॉलो अप नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो मे बी वो रिस्पॉन्ड नहीं भी आए. सो यू शुड टेक केयर फॉर द फॉलो अप रिक्वेस्ट ऑल्सो, जहां जहां पे एप्लीकेबल है. हर एक में नहीं, बट आप लास्ट हिस्ट्री देख लो. फॉर एग्जाम्पल आप किसी के ऑडिटर हो फॉर ईयर, फॉर द ऑनगोइंग ईयर, और आपको लगता है कि यार मैंने जिस बंदे को कंफर्मेशन भेजी ना, इसका पास ट्रेंड ये दिखाता है कि इसको बहुत फॉलो अप रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती हैं, तो आप एक आधी बार इस साल भी उसको रिक्वेस्ट भेज के देख लो. एंड रिक्वेस्ट आर प्रॉपरली एड्रेस्ड. एड्रेस्ड का मतलब है कि आपको जहां रिक्वेस्ट भेजनी है उसका एड्रेस आपको बहुत ही प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको भेजनी है, एड्रेस क्या है, पार्टी क्या है. तो ये सब 4 जो फैक्टर्स हैं दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू एनीवन. ठीक है. अब जैसे इसमें सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पार्टी वाला अगर हम बात करें, तो इसमें था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल हु इज नॉलेजेबल, right, about the transactions or arrangements for which the confirmation is requested may be the most appropriate person at the financial institution. So you have to check कि आपको रिक्वेस्ट भेजनी किसको है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा. ठीक है. एंड आपको क्या करना है, जब आप इंफॉर्मेशन देखोगे कि मेरे को कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, तो यू कैन हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशन फॉर विच द कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एग्रीमेंट है टर्म का, उसके लिए कंफर्मेशन लेनी है. आपने कुछ कंडीशंस थी एक एग्रीमेंट में, उसकी एब्सेंस की कोई कंडीशंस थी, उसको कंफर्म करना है. आपको बैलेंस कंफर्म करने हैं. तो देयर कैन बी सो मेनी डिटेल्स दैट फॉर विच यू नीड द कंफर्मेशन. सो यू हैव टू चेक कि आपको किसकी कंफर्मेशन चाहिए. ठीक है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जब आपको ये लर्न करना है तो आप पहले ये देखो कि मेरे को क्या कंफर्म करना है. ऑब्वियसली आपको एक इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है, बिकॉज आप कुछ ऑडिट कर रहे हो, आप किसी बैलेंस पे आगे अटक गए हो, आपको उसकी कंफर्मेशन चाहिए. सो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको किस चीज के लिए इंफॉर्मेशन, मतलब किस चीज के लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए. इंफॉर्मेशन के लिए कंफर्मेशन चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद अच्छा आपको समझ में आ गया, अच्छा मैंने इन्फॉर्मेशन तो देख ली, मुझे इसके लिए चाहिए. अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा कि अब मैं किसको भेजूं, मतलब मैं किसको भेजूं कि इस बैलेंस को कंफर्म कर दे. तो आपको थॉट आया कि अच्छा इस वाले बंदे को मुझे भेजना है. ठीक है. तो देन यू हैव टू सी द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी. अच्छा आपको समझ में आ गया कि मुझे पार्टी भी मिल गया. अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज यू विल सेंड द कंफर्मेशन. बट अगर कंफर्मेशन आपको सेंड करनी है तो आपको एक थॉट आएगा कि अच्छा मुझे कहाँ पे सेंड करनी है, मेरे पास एड्रेस प्रॉपर है क्या. सो आपको बहुत सीक्वेंस में लेके जाना है. फर्स्ट इज आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है. सेकंड इज आपको पता चल गया कि पार्टी भी पता चल गई मुझे, अच्छा इसको भेजनी है, वो भी, उसका एड्रेस भी पता चल गया. नाउ द लास्ट स्टेप इज अच्छा भेज दो. अच्छा भेज दी, उसके बाद क्या कभी कभी स्टेप हो सकता है कि आपको फॉलो अप्स लेने हैं. राइट. तो ये दिस इज वेरी इजी अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचोगे. इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट का एड्रेस, फिर उसके बाद फॉलो अप्स, एंड उसके बाद फिर request and then follow-ups, right? So this is how you have to check कि आपको किस तरीके से लर्न करना है. और मैंने ये आपको दोनों का बता दिया, ऑडिट एविडेंसेस का भी बता दिया और इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म का भी बता दिया, जो कि आपको कंट्रोल्स देखने हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इज जो आपको फैक्टर्स कंसिडर करने हैं. हर इंफॉर्मेशन के लिए आप कंफर्मेशन नहीं भेजोगे. ठीक है. So there are so many factors that you need to consider while you design the request and while you send the request. ठीक है. पहला तो आप ये देखोगे कि assertions being addressed. अभी इस चैप्टर में आएगा, मैं आपको समझाऊंगी कि assertions क्या होते हैं, बट अभी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, you have seen in the balance sheet the debtors amounting to rupees 5 lakh. अब now you need to confirm this amount of 5 lakh कि 5 lakh के debtors हैं भी या नहीं है. सो वट इज दिस है भी या नहीं है वाली चीज. तो है भी या नहीं है का मतलब है कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, या उन्होंने खाली अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए अपने डेटर्स 5 लाख के दिखा रखे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि वो है या नहीं है, सो वी आर बेसिकली चेकिंग देयर एग्जिस्टेंस. राइट. तो जब हम उसकी एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, सो एग्जिस्टेंस इज वन ऑफ द असर्शंस. तो हमें देखना है कि हमें कौन सी असर्शन चेक करनी है. राइट. So this is the assertions being addressed. इसका मतलब है कौन सी हमें assertions देखने हैं. This is one of the factor. अब दूसरा हमारे पास क्या चीज आ रहा है, identify the risk of material misstatement, layout and presentation. Let's take this one by one. दूसरा आपको layout and presentation चेक करने की, अच्छा मेरा रिक्वेस्ट का लेआउट कैसा होना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए. ठीक है. तो आपको वो देखना पड़ेगा.
फिर है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, आप पेपर फॉर्म में कंफर्मेशन लेना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेना चाहते हो, आप कौन सी उसमें फॉर्म में लेना चाहते हो कंफर्मेशन को। सामने वाली पार्टी की इंटेंशन क्या है, लास्ट एक्सपीरियंस आपको क्या बोलते हैं कि वो वाली पार्टी भेजती है आपको मतलब रिस्पॉन्स देती है, एबिलिटी देखनी है। एंड आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपको क्या लगता है कि इसमें कितना रिस्क है, मतलब 5 लाख की अगर हमारे पास डेटर्स है तो कितना रिस्की है ये चीज। ठीक है, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा यार 5 लाख बहुत कम है, चलो उसको 15 लाख कर दो या इसको सपोज 20 लाख कर दो। तो आपको रिस्क एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा रिस्क कितना है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को 2 लाख की कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है कम है रिस्क। ठीक है, अब मैं आगे जब हम चलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि रिस्क हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं और कोई चीज रिस्की है या नहीं है ये हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस फैक्टर्स व्हेन यू डिजाइन द रिक्वेस्ट टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, सो फर्स्ट इज आपको कौन सी असर्शन देखनी है, असर्शन आपको समझ आ गई, देन यू हैव टू चेक द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, लेआउट भी समझ में आ गया, फिर आप देखो कि यार मुझे पेपर फॉर्म में देना है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना है, वो भी समझ में आ गया। उसके बाद देखो सामने वाली पार्टी भेजती है, उसकी एबिलिटी है या वो मतलब उसकी एबिलिटी का मतलब है वो नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, वो केपेबल पर्सन है टू रिप्लाई, एंड देन वी हैव टू चेक द रिस्क कितना है। तो अगर मैं इसकी सीक्वेंस बनाऊं आपके सामने तो ना पहले तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट फैक्टर बनेगा वो रिस्क ही बनेगा। जब तक अंटिल एंड अनलेस आपको रिस्क पता चलेगा तभी आपको लगेगा कि अच्छा मुझे कंफर्मेशन भेजनी है या नहीं भेजनी है। उसके बाद आप असर्शंस पे आ जाओगे, असर्शंस भी ये दो चीजें जब डिसाइड हो गई तो आपको लेआउट देखना है, फिर जब ये भी डिसाइड हो गया थर्ड नंबर पे तो आपको कम्युनिकेशन देखना है, एंड देन उसके बाद आपको इंटेंशन देखनी है। ठीक है, तो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन लर्न, बिकॉज ऑडिट बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप इसको ऐसे कुछ भी रट्टाफिकेशन करके नहीं पास हो सकते हो। एंड बिलीव मी ऑडिट में मैं बार बार बोल रही हूँ कि एग्जामिशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। दिस इज द मिसकंसेप्शन कि ऑडिट तो सिर्फ 40 मार्क्स का ही है, 40 ही आ जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा, एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, मैनेजमेंट मतलब क्लाइंट का मैनेजमेंट, ठीक है, आप मेरे क्लाइंट थे ना अभी, तो अगर आप मेरे क्लाइंट हो और मैं आपकी ऑडिटर हूँ, मैंने आपको बोला कि मुझे तो डेटर को कंफर्मेशन भेजनी है या मुझे आपकी लीगल काउंसिल को कंफर्मेशन भेजनी है, जो भी आपके यहाँ पे लिटिगेशंस के केसेस चल रहे हैं, या मुझे एक्चुरियल कंफर्मेशन को भेजनी है, तो आपने मना कर दिया, आपने बोला कि कोई कंफर्मेशन नहीं भेजनी। सो मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट स्टेप्स टेकन बाय द ऑडिटर। सॉरी, तो इसमें आपको क्या करना है, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते कि अच्छा ठीक है मैनेजमेंट ने तो मना कर दिया, अब मैं तो रिक्वेस्ट नहीं भेज रही। ठीक है, सो आपको ऑडिटर को एक्शंस लेने हैं, ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हर पॉइंट पे लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से कि यार आप क्यों मना कर रहे हो, कोई आपका लीगल डिस्प्यूट चल रहा है क्या उस पार्टी के साथ, ठीक है, कोई आपके अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं जो कि कंफर्म नहीं हो इस पार्टी के साथ, तो मुझे वो बता दो। ठीक है, फिर आप देखो कि evaluate the implications of management refusal on the auditor's assessment of the relevant risk of material misstatement। ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट बिना मतलब मना कर रही है, मतलब उनको लग रहा है कि यार अगर मैंने इनको मना नहीं करा तो मेरा फ्रॉड पकड़ा जाएगा क्योंकि वो किसी के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि फिर उसके बाद आपको ना उसकी इम्प्लीकेशन देखनी है अपनी ऑडिटर के कंक्लूजन पे, क्योंकि आपको तो ऑडिट एविडेंस चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करके आपको एक ओपिनियन बनानी है। तो आपको इम्प्लीकेशंस देखने हैं कि भाई इससे मेरी असेसमेंट पे, मेरे रिस्क पे, मेरे मेरे कंक्लूजन पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट इज अनरीजनेबल तो मे बी वो फ्रॉड का केस हो, या मे बी मैनेजमेंट कुछ हाइड करना चाह रही है। ठीक है, ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इससे ये आपको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ फ्रॉड का तो चक्कर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, एक बार ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करके देख लो कि अच्छा ठीक है यार उसने ये इसके लिए तो डायरेक्ट के लिए तो मना करा, इंक्वायरी वगैरह के लिए मुझे मना कर दिया, बट मैं कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा कर देख लेता हूँ। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ऑडिटर के पास मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि यार तुम ये सब तो नहीं कर सकते, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि अच्छा अब तो कोई तरीका ही नहीं बचा। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है उसके लिए आप सब्सिक्वेंट कैश रिसीट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्स नियर द पेरेंट देख लो। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो मेरे पास वही डेटर का जो बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है, दैट इज 15 लाख। ठीक है, बैलेंस शीट की रेट पे वो कितना है, 15 लाख है, और मना कर दिया आपके उसने मैनेजमेंट ने कि इनको कंफर्मेशन मत भेजो। तो व्हाट इज द ऑप्शन दैट इज लेफ्ट फॉर यू नाउ, आपके पास वो आएगी, स्टेटमेंट्स आएंगी, बैंक होता है आपके पास, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स होती है।
तो मे बी आप देख लो कि बैलेंस आया है नेक्स्ट मंथ में उस डेटर से या नहीं आया, या सब्सिक्वेंट पीरियड में बैलेंस आया। अगर सपोज बैलेंस आ गया तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ये भी पता होता है कि बैलेंस ये अमाउंट कहाँ से आया है। तो आपको शॉर्ट हो जाएगा कि अच्छा हाँ यार, ये उन्होंने कंफर्मेशन के लिए तो मना कर दिया था, बट इसका अमाउंट आया तो डेटर होंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, नियर एंड सेल्स देख लो। नियर एंड सेल्स का मतलब है कि आपने मार्च में जो सेल्स करी हैं आप उनको देख लो पीरियड एंड पे, अच्छा किसको सेल करी है, अच्छा उसका नाम आ रहा है उस डेटर का, तो ठीक है सेल्स तो करी है। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स देख लो। सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। तो आपका इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हैं अगर डेटर से हमारे पास कंफर्मेशन के लिए मैनेजमेंट ने मना कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास, या इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है कि टेल अस सम ऑफ द अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, या गिव अस द एग्जांपल्स ऑफ सम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, so this is what auditor has to do when the management refuses to allow him to send the confirmation request. अब नेगेटिव में क्या होता है, पहली बात तो ये लेस परसुएसिव होती है, दैट इज दिस इज लेस रिलायबल देन पॉजिटिव। कि पॉजिटिव में तो आता ही आता है, नेगेटिव में पता नहीं आए नहीं मतलब उस टाइम आता है जब पार्टी डिसएग्री कर रही होती है, बट जब एग्री कर गई है तो हमें कुछ पता ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कंपैरेटिवली दिस इज लेस रिलायबल एंड आई हैव मेंशन्ड हियर इट कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू। सो प्लीज माइंड दैट कि जो पॉजिटिव कंफर्मेशन होती है उसके कंपैरेटिवली जो नेगेटिव कंफर्मेशन होती है दैट इज लेस रिलायबल। बट इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जिसमें हम नेगेटिव कंफर्मेशंस भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है, कल भी मैंने समझाया था पॉपुलेशन क्या होती है, सपोज आपके पास परचेजेस की 100 या 200 इनवॉइसेज हैं, 100, ठीक है, आपके उसमें, तो दैट इज द पॉपुलेशन। और आपको पता है यार ये एक ही पार्टी को हमने, एक ही पार्टी से हम लोग परचेज करते हैं, हम अलग अलग पार्टी से परचेज नहीं करते, हम एक ही पार्टी से करते हैं। तो आपका बहुत ही होमोजीनियस है अकाउंट बैलेंस है, आपको मोर और लेस अमाउंट भी पता है। तो आप अगर उसको कंफर्मेशन भेजोगे तो वो डिसएग्री तभी करेगा जब कुछ डिफरेंट होगा, बट जब कुछ डिफरेंट ही नहीं है, जब इतने सालों से सब कुछ सेम ही चलता आ रहा है, तो उस केस में हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे कि मोर और लेस तो सब सेम ही होता है। ठीक है, एंड उसके बाद है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी लो। तो अगर रिस्क ही कम है तो ठीक है, मतलब फिर हमें लगेगा कि अच्छा ठीक है रिस्क इतना कम है, अगर नहीं भी आया, मतलब डिसएग्री भी हो गया, तो इतना कुछ वो नहीं है, और मोस्टली एग्री होगा क्योंकि इस हमारे एफएसएलआई में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम में, रिस्क बहुत कम रहता है। ठीक है, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड एंड नो सर्कमस्टांसेस दैट रिवील दैट नेगेटिव रिक्वेस्ट वुड बी डिस्कार्डेड। तो ऐसे हमने लास्ट में कभी सर्कमस्टांसेस नहीं देखे जिसमें हमें ये प्रूफ मिले कि हमारे पास जो नेगेटिव कंफर्मेशंस हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स वेयर द नेगेटिव कंफर्मेशन, द ऑडिटर सेंड द नेगेटिव कंफर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द SA 505। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो फर्स्ट इज ऑडिट एविडेंस रिलायबल होता है। रिलायबल वो कब होता है, जब वो ऑडिटर खुद लेता है, इंडिपेंडेंट सोर्स से लेता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेता है। सेकेंड है हमारे पास कि ऑडिटर क्या करता है, यूज ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, ये हमारे पास इसका टाइटल है कि उसके प्रोसीजर्स क्या है टू ऑब्टेन द एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। डेफिनेशन मैंने समझा दी है, क्या लेना है, ऑडिट एविडेंस लेना है, किस फॉर्म में लेना है, रिटर्न फॉर्म में लेना है, फॉर्म ये है, किसको लेना है, ऑडिटर को लेना है, फ्रॉम हुम, थर्ड पार्टी। ठीक है, एक एक मिनट की डेफिनेशन है ये। पॉजिटिव का मतलब है दोनों केसेस में रिक्वेस्ट आएगी, नेगेटिव का मतलब है ओनली इफ पार्टी डिसएग्री। दिस इज मोर रिलायबल, दिस इज लेस रिलायबल। मे बी बैलेंस पता हो, मे बी बैलेंस उसको खुद से बताना पड़े। ठीक है, क्या क्या आपको कंट्रोल्स देखने हैं, क्या चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको अच्छे से कंफर्म कर लो, पार्टी को अच्छे से कंफर्म कर लो, एड्रेस को, उसके बाद रिक्वेस्ट भेज के उससे फॉलो अप ले लो, राइट। एंड लास्ट में हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, पहले आप क्या करो, असर्शंस देख लो, पहले रिस्क देख लो, रिस्क के बाद असर्शंस, असर्शंस के बाद लेआउट, लेआउट के बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद एबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे से सुन लिया। एक बारी मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो क्या करो, पहले रीजन पूछो, उसका इम्पैक्ट देखो, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, राइट। नेगेटिव कंफर्मेशंस क्या होती हैं, जब पार्टी सिर्फ डिसएग्री पे रिस्पॉन्ड करती है। क्या क्या केसेस है, होमोजीनियस, रिस्क इज लो, एक्सेप्शन रेट इज लो, कभी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं आए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब let's move to the questions that we have covered. Let's move to the questions that from the chapter that we have, topics actually that we have covered yesterday. तो उसके बाद then we can move further, or maybe I can create a separate video for the same today only, कि जो मुझे next आज cover up करना है। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे अब स्टडी मटेरियल का पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रॉपर अच्छे से, उसके बाद वी कैन मूव टू द आरटीपी एंड द एमटीपी पार्ट. सो द फर्स्ट इज द केस स्टडी नंबर 2. तो केस स्टडी नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इसके सारे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे बट जितने होंगे वो मैं आपको करा रही हूँ कि जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑफ अ फर्म हैव बीन पुट अप फॉर द ऑडिट. ठीक है, before CA Manushi on going through she wants to verify assertions contained in financial statement and इसने ये प्रोसीजर्स करे हैं. मानुषी ने क्या क्या प्रोसीजर्स करे हैं मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि she is of the view that it is necessary to examine title deeds of land appearing in the financial statements. ई में वो करती है कि वो एंगेज है, जो फर्म है वो आपकी एंगेज है इन द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स and sales invoices are in euros, they are converted into Indian rupees as per the applicable norms. ठीक है, तो these are the two things जो उसने करी है. बाकी की भी उसने करी है बट अभी हम बाकी का कर नहीं पाएंगे अटेम्प्ट. ये हम वो कर पाएंगे जो हमने कल की क्लास में कवर अप करा है. इफ यू हैव नॉट येट वॉच दैट क्लास, प्लीज गो बैक टू द लास्ट वीडियो पार्ट 1 एंड उस क्लास को देखो, उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा. तो अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन है कि जब आप एग्जामिन कर रहे हो टाइटल डीड्स ऑफ लैंड तो आप कौन सा डिस्क्रिप्शन कर रहे हो ऑडिट प्रोसीजर का. जब मैंने आपको कल बताया था बहुत सारी चीजें कि आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है, आपके पास इंक्वायरी होती है, इंस्पेक्शन होती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है. तो जब आप इंस्पेक्शन बेसिकली कर रहे होते हो तो आप बेसिकली एग्जामिन कर रहे होते हो, आप बेसिकली रिव्यू कर रहे होते हो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं या जो भी आपके पास चीजें आती हैं. ठीक है, तो आप इसमें बोला है कि वो टाइटल डीड्स को एग्जामिन कर रही है, तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर वो टाइटल डीड्स को एग्जामिन कर रही है तो बेसिकली वो इंस्पेक्शन कर रही है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंस्पेक्शन. फोर्थ का पार्ट बी. ठीक है, एक सेकेंड, दिस इंस्पेक्शन. एंड देन फिफ्थ पार्ट में है कि शी वांट्स टू वेरीफाई वेदर जो भी आपके पास कन्वर्जन हुआ है of foreign currency into Indian is appropriate or not. Identify what she is trying to do. अगर कोई बंदा फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्जन देख रहा है कि ये सही हुआ या नहीं हुआ, तो अगर मैं आपको इसको रिवर्स चीज में लेके जाऊं कि आपको कैसे ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शन तो कर नहीं रही क्योंकि वो रिव्यू नहीं कर रही, वो ऑब्जर्व भी नहीं कर रही क्योंकि वो ये नहीं देख रही अच्छा मैनेजमेंट कैसे कर रही है. फिजिकली इन्वेंट्री काउंट जैसे हमने देखा था कि वो मैनेजमेंट ऑब्जर्व करती है. तो उसके बाद वो क्या करके देख रही है, रीपरफॉर्मेंस भी नहीं करके देख रही सारे प्रोसीजर्स खुद से, तो वो रीकैलकुलेशन करके देख रही है कि जो ये कन्वर्जन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ. सो द करेक्ट आंसर इज बी इन दिस पार्ट ऑल्सो, कि जो ऑडिटर है वो रीकैलकुलेट करके देख रही है. समझ में आया. तो ये दो क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज के जो कल के बेसिस पे हम आज कर सकते थे. एंड एमसीक्यूज को अच्छे से करो, मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत टफ एमसीक्यूज नहीं आएंगे तो हम वो भी कवर अप करेंगे. एंड बट ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये पक्का करो बिकॉज आपको नहीं पता कब क्या आ जाएगा. ठीक है, एंड अब हम करेक्ट उस पे आते हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट पे. सो इसमें हमारे पास लिखा है कि परचेज इनवॉइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ द इंटरनल एविडेंस. तो हमने कल पढ़ा था कि दो तरीके के एविडेंस होते हैं, एक होता है सोर्स के बेसिस पे, एक होता है हमारे पास इंटरनल एविडेंस, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल एविडेंस. तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द परचेज इनवॉइसेस दिस कैन नॉट बी एन इंटरनल एविडेंस, दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एविडेंसेस. ठीक है, तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा करेक्ट और इनकरेक्ट में कि लाइक दिस इज इनकरेक्ट. इंटरनल एविडेंस इज द एविडेंस दैट ओरिजिनेट्स विद इन द एंटिटी. अब जब हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो वो हमें परचेज इनवॉइस इशू करके दे रहा है ना, तो हमारा जो परचेज इनवॉइस है वो ओरिजिनेट आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ है. सो दैट इज व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड नॉट द इंटरनल कंफर्मेशन. ठीक है, फिर है सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वालिटी विच इज रॉन्ग. सफिशिएंसी इज अगेन नॉट अ मेजर ऑफ द क्वालिटी बिकॉज इससे हमें क्वांटिटी का पता चलता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में एविडेंस उठाने हैं. ठीक है, सो अगर आप इसका आंसर पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी, ऑन द अदर हैंड एप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी. राइट, एंड देन इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट, ऑब्वियसली नॉट. इंक्वायरी कोई सफिशिएंट नहीं है, कल भी पढ़ा था हमने ये चीज कि इंक्वायरी खाली करके आपको एक सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाता, आपको बहुत सारी चीजें और भी करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल इंक्वायरी अलोंग विद अदर प्रोसीजर्स. सो what is the keyword here? Other procedures. Other procedures में you can quote the examples of the other procedures. Would only enable to auditor to test the operating effectiveness of control. Inquiry is not the sufficient procedures. ठीक है,
तो इंक्वायरी आपका कोई भी सफिशिएंट प्रोसीजर नहीं होता कि अच्छा आपने खाली इंक्वायरी करी, इंक्वायरी से तो आपने बस एक चीज करी है, एक स्टेप करा है, उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी ना, कि आपको सफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है, मैं इसमें एक बार देख लेती हूँ कि कुछ एक्सटर्नल कंफर्मेशन से भी है क्या रिलेटेड, तो हम वो अभी अभी कवर ही कर लेते हैं। तो एनीवेज हाँ देखो, अब इसमें लिखा है कि व्हेन यूजिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स द ऑडिटर शैल मेंटेन इंक्लूडिंग फॉलोअप्स व्हेन एप्लीकेबल, राइट, अभी अभी बढ़ा है। एक्सप्लेन द अदर पॉइंट्स एज टू व्हेन एक्सटर्नल प्रोसीजर्स ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंट्रोल। समझ आया? तो ये वही कंट्रोल वाला है कि आपको उसमें कंट्रोल्स क्या क्या देखने पड़ेंगे। तो कंट्रोल्स आपको क्या क्या देखने पड़ेंगे, अगर आप खुद से अभी सोचो तो आपको देखना है कि इन्फॉर्मेशन मुझे कौन सी देनी है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, कंफर्म करके एड्रेस प्रॉपरली एड्रेस है या नहीं है, रिक्वेस्ट सेंड कर दो, उसके बाद फॉलोअप्स ले लो। मतलब आप देख रहे हो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इस जस्ट कि आपको फोकस होके सुनना है, आपको फोकस होके याद करना है। मतलब ऐसे नहीं कि खाली मुझे रीड करना है करना और मेरा ऑडिट हो गया, ऐसे ऑडिट नहीं होगा। एंड बिलीव मी, मैं नेक्स्ट वीक से पूरा, जैसे मैंने इंटर का 5 चैप्टर्स की डिटेल शेयर करी है कि मैं आपको ये 5 चैप्टर्स करने हैं और इतने इतने दिन में करने हैं। आप मेरी सेकंड वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने दिखाया है कि 5 चैप्टर्स आपको कितने कितने दिनों में करने हैं, 6 चैप्टर्स। तो मैं उसी सीक्वेंस में आपको नेक्स्ट वीक से सारे चैप्टर्स कराऊंगी, राइट। सो प्लीज डोंट वरी, बट मेक श्योर कि आप ये क्लासेस अच्छे से देख रहे हो और इसके साथ साथ ही आप अपना ऑडिट कवर अप करते जा रहे हो। बिकॉज अलग से अगर आप कवर अप करोगे तो आपसे नहीं होगा, बिकॉज हम सिर्फ रीडिंग करते हैं और हम बाकी कुछ नहीं करते। समझ आया? तो ये सारे मैंने आपको अभी उसके क्वेश्चंस कराए हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल के, जो कि रिलेटेड थे जो चीज हमने कल करी थी। समझ में आया? अब अगर मैं इसमें यहाँ पे आपको दिखाऊं एक और चीज, ये आरटीपी का क्वेश्चन है। एंड इसमें क्या है कि ये जॉय लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रैकिंग एसेंशियल्स, अपॉइंटेड सीए राज एज द स्टार्ट ऑडिटर, ठीक है। ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, सीए राज डिसाइड दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल to audit each transaction, so therefore they have decided the following sampling techniques। तो ये सब इन्होंने सैम्पलिंग टेक्निक्स करी हैं, बिकॉज ऑडिट बहुत बड़ा है, ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ी हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या करा है, ऑडिट टेक्निक्स यूज करी हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो अब उसके बाद इसमें हमने क्या करा है, क्या क्या उसने टेक्निक यूज करी है। रैंडम नंबर टेबल्स वर यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ पावर, ये अभी हमने नहीं करा, ये सैम्पलिंग का पार्ट है, कोई बात नहीं। नो स्ट्रक्चर मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर ऑफिस स्टेशनरी, ये सब अभी सैम्पलिंग के पार्ट है, ये हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ डिस्कशन हुआ है जहां पे जॉय लिमिटेड ऑपरेट्स 100 स्टोर्स ऑन रेंटेड प्रीमाइसेस, ठीक है, ये रेंट पे करता है। Although the rent expenses have been accounted, the auditor requested the management to provide all the rented agreements for the audit under the detailed examination, ठीक है। तो अब जब आपने वो करा है, which audit procedures was used by the Raj while collecting all the rent agreements, तो इसमें आ रहा है inspection analytical procedures, एक मिनट, इंस्पेक्शन एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये इसमें क्या कर रखे हैं इन्होंने, ये 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि इस चारों में से आपने बेसिकली कौन सा ऑप्शन हमारे पास करा है। तो आप खुद सोचो कि जब हम उसको बोल रहे हैं कि मेरे को सारे आप वो दे दो, रेंट की वो एग्रीमेंट्स दे दो, तो एक्टिव रेंट की एग्रीमेंट वो लेना चाहता है। तो अगर मैं आपको इसमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करना सिखाऊं, तो ऑब्जर्वेशन तो अगेन नहीं हो सकता ये, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मैनेजमेंट कुछ परफॉर्म कर रही है, ऑडिटर देख रहा है, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिग बिग नो। रीपरफॉर्मेंस भी नहीं कर रहा, कोई भी प्रोसीजर वो रीपरफॉर्म थोड़ी कर रहा है, ठीक है। रीपरफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, ऑडिटर खुद एक ऑडिट प्रोसीजर रीपरफॉर्म करता है, दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है आपको कोई रेशियो एनालिसिस करना है, आपको वेरिएंस निकाल के देखना है, ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट या पीएनएल आपको चेंजेस देखने हैं, वो भी नहीं कर रहा। तो वो रेंट एग्रीमेंट करेगा क्या, वो रेंट एग्रीमेंट को एग्जामिन करेगा। एंड व्हेन यू सी समथिंग कि हाँ ऑडिटर इस चीज को एग्जामिन करेगा, यू विल पुट अ टिक मार्क ऑन इंस्पेक्शन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज। समझ आया? वो क्या कर रहा है, वो उसको बोल रहा है कि मुझे अपनी रेंट रिसीट दे दो,
अब वो रेंट रिसीट क्यों लेना चाहता है, वो रेंट रिसीट का क्या करेगा, वो रेंट रिसीट को एग्जामिन करेगा, वो रेंट रिसीट को रिव्यू करेगा, वो देखेगा कि जितना रेंट एग्रीमेंट में अमाउंट दिया हुआ है उतना रेंट एग्रीमेंट का अमाउंट मेरे P&L में शो हो रहा है या नहीं हो रहा. सो ही विल क्रॉस वेरीफाई. और वो क्रॉस वेरीफाई कैसे करेगा, उस चीज को देख के, उस चीज को एग्जामिन करके. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टेकन फ्रॉम द RTP. ओके. तो अब उसके बाद ये सब असर्शंस के क्वेश्चन है, बट मुझे कल इसमें एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला था. ये तो खैर उसका है, डायरेक्ट असिस्टेंस का, इसको छोड़ देते हैं हम. एंड एक और भी RTP मैंने ना यहीं पे ले ली है, उसमें से भी मैं आपको फटाफट करा देती हूँ एक क्वेश्चन. आई हैव मार्क्ड ये ना ऐसे केस स्टडीज में आते हैं क्वेश्चंस. अब देखो. ये देखो. CA Paras is auditing a firm's financial statements and performs detailed procedures to verify assertion. The firm is engaged in the export of goods to Europe. The sales invoices are raised in Europe, is converted into Indian rupees. He checks classification of expenses, ensure trade payables are genuine, compares current and past wages, title deeds for land, check for accuracy of conversion into this. But audit procedures ये perform to this. अभी पढ़ा है. अब देखो ये RTP का क्वेश्चन भी है एंड ये आपकी स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है. ठीक है. तो ये आपका अगेन क्या कर रहा है, इंस्पेक्शन नहीं कर रहा, रिकैलकुलेशन कर रहा है, बिकॉज वो आपको देखना चाहता है. रीपरफॉर्मेंस नहीं कर रहा, ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा. समझ में आया. वेट. ये एग्जैक्ट वही है. इंस्पेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और क्या नहीं है इसमें, ऑब्जर्वेशन भी नहीं है और रीपरफॉर्मेंस भी नहीं है. ये बहुत ही सिंपल था, SM का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी कवर अप करा दिया. अब ये देख लो. ग्रेप लिमिटेड प्रेजेंटेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू इट्स ऑडिटर फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. द ऑडिटर व्हाइल कैरिंग द ऑडिट स्टार्टेड कंपेयरिंग वेरियस आइटम्स ऑफ P&L फॉर द ईयर अंडर ऑडिट विद प्रीवियस ईयर. तो देख रहे हो कि आप जब कंपेयर कर रहे हो वेरियस आइटम्स को विद द P&L, तो मैंने कल आपको समझाया था कि एक ऑडिट का प्रोसीजर है जहाँ पे वो आपको कोई P&L मिलता है, आपको कोई बैलेंस शीट मिलती है, वो उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करता है, वो वेरिएंस देखता है, वो चेंजेस देखता है, वो रेशियोज निकाल के देखता है. तो व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड ऑफ दिस प्रोसीजर, दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर. सो व्हाट इज द ऑडिटर ट्राइंग टू अचीव बाय कैरिंग आउट दोज कंपैरिजन. सो ही इज बेसिकली परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ठीक है. मैं आपको इसको अच्छे से लर्न करा देती हूँ. देखो. एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कंपैरिजंस. अब उसको मिलेगा क्या कंपैरिजन करके, बट ही इज ट्राइंग टू सी. अब आप कुछ सोचो, जब आप एक दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आपके पास एक रेवेन्यू का आइटम है, आप उसको लास्ट ईयर और करंट ईयर में देख रहे हो, आपको पता चलेगा ना कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. पता चल गया तो उसके रीजंस देखोगे कि क्यों हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज. सो इफ द बैलेंस इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ एन एंटिटी आर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द लास्ट ईयर. ठीक है. ये सिर्फ उसकी लाइन है, इसमें आपको कुछ लर्न करने की नीड नहीं है. आपको बस क्या लर्न करना है, it would be possible to find out the reasons for increase and decrease, which is very basic thing. इसमें आपने कुछ टेक्निकल चीज याद नहीं करनी है, आपने देखना है कि अच्छा मुझे पता चल जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज के रीजंस क्या हैं. राइट. by setting up certain expense ratios on the basis of balance included in P&L for the year, comparing them for the. देखो, अगर सपोज आपके पास कोई भी GP रेशो है लास्ट ईयर का, तो और इस साल का भी आपके पास GP रेशो है, तो आपको एक बेसिस मिलेगा ना कि लास्ट ईयर का GP क्या था, इस साल का GP क्या था, बढ़ा है, कम हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो अगर आपने लास्ट ईयर निकाला था, इस साल निकाला है, आपको फिर से पता चलेगा. राइट. तो इससे आपको रेशो एनालिसिस का पता चल जाएगा. अगर आपके डिफरेंसेस बहुत मटेरियल है, तो ऑडिटर वुड ascertain the reasons whether the accounts have been manipulated to inflate or suppress the profit, because generally क्लाइंट का क्या रहता है कि मेरे को नेट प्रॉफिट बहुत ही कम दिखाना है, मुझे टैक्स ना पे करना पड़े, या मुझे नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाना है, या मुझे सेल्स ऐसी दिखानी है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती थी. सो आपको अगर वो मटेरियल है तो आपको रीजंस देखने पड़ेंगे कि वो मटेरियल है तो कितना मटेरियल है. राइट. तो ये सारे आपके पास क्या है, उसके वो हैं अचीवमेंट्स जो ऑडिटर को मिलेंगी आफ्टर ही डज द एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो अब देखो इसमें कितना आसान था. क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको चेंजेस इंक्रीज डिक्रीज पता चल जाएंगे. इंक्रीज डिक्रीज के बाद आपको रेशो समझ में आ जाएंगे, कितना रेशोज का फ्लक्चुएशंस है. अगर वो मटेरियल है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो प्रॉफिट्स है वो इन्फ्लेट तो नहीं हो रहे, या मेरे जो क्लाइंट है वो प्रॉफिट को सप्रेस तो नहीं कर रहा. सो दीज आर द थिंग्स
जो आपको देखती हैं, बट आपको टेक्निकल वर्ड याद रखना पड़ेगा, विच इज द एनालिटिकल प्रोसीजर्स, राइट? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच आई हैव फाउंड yesterday from the topics that we have covered. And अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चीज है, दैट इज टू कवर अप द टॉपिक्स जो इस चैप्टर में बच रहे हैं, दैट आई विल बी कवरिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल अपलोड दैट शॉर्टली. एंड द थ्री बिग न्यूज फॉर यू, एक तो फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऑडिट विद CA Nidhi. There you can find all the resources. I will soon be launching the test series for you people for September 2025, and I will like share all my YouTube videos there and resources. Secondly, is please don't forget to subscribe to this channel because मैं अब एक सीरीज पूरी स्टार्ट करूंगी और उसमें नंबर ऑफ डेज आपके पास स्पेसिफिक होंगे कि 3 दिन में ये वाला चैप्टर खत्म, और मेक श्योर कि आप वो चैप्टर साथ साथ ही खत्म कर रहे हो, आप अलग से टाइम नहीं दे रहे, आप और सब्जेक्ट्स को टाइम दे दो और आप ऑडिट मेरे साथ कर लो, राइट? एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज भी साथ साथ ही अटेम्प्ट करो इफ यू आर अपेयरिंग फॉर January 2025. And if some of the students are planning to give your exams in Jan 25, so please put that 26, sorry, please put that in comment box. And if you need any assistance in the form of any chapter कि मुझे बस ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, so please let me know. मैं उस चैप्टर का अलग से कुछ शॉर्ट वीडियो या कुछ शॉर्ट समरी बुक लेके आऊंगी एंड देन आई विल अपलोड दैट टू. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, all the best and stay connected.